नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे एक रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट हूँ जिनको साधारण भाषा में इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट कहते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। आखिर ये क्या होता है? आपके डॉक्टर जब आपको सलाह देते हैं कि आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए तो उनका मतलब क्या होता है? तो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नॉर्मली आपको मालूम है कि जब कभी भी बच्चा रुकने की शुरुआत होती है, ये यूट्रस है। औरत के अंदर एक यूट्रस, दो फेलोपियन ट्यूब्स और दो ओवरीज होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है ट्यूब के अंदर। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बना था उन महिलाओं के लिए। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1978 में, जब स्टेप्टोस एंड एडवर्ड ने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया था। लुइस ब्राउन, जो 40 साल से ऊपर की आज हो चुकी है, 42 साल की हुई है, और हमारा इंडिया भी पीछे नहीं था। उसके कुछ ही महीनों बाद हमारे यहाँ दुर्गा पैदा हुई थी कैलकाटा में। तो ये बेसिकली उनके लिए किया जा रहा था जिनकी ट्यूब्स बंद थी। ट्यूब का काम इधर से स्पर्म ले जाना, इधर से ओवल ले आना, दोनों को आपस में मिलाना और फर्टिलाइज करना है। जब ये काम हम बाहर करने लगे तो उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहने लगे। इन विट्रो का मतलब होता है इन ग्लास। तो नॉर्मली जो वो फर्टिलाइजेशन होता है वो ग्लास की स्पेशल डिशेस होती हैं जिनके अंदर हम एग और स्पर्म को रख के मशीन में रख देते हैं उनको फर्टिलाइज होने के लिए। तो इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और टेस्ट ट्यूब बेबी, जो काम ट्यूब में नहीं हो रहा है, जब टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो दैट इज, और या मशीन में हो रहा है तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आखिर आपके डॉक्टर आपको सलाह क्यों देते हैं करने के लिए? तो जैसा मैंने बताया, अगर आपकी दोनों ट्यूब्स बंद हो, क्योंकि प्रेगनेंसी रुकने के लिए कोई ना कोई एक ट्यूब तो खुली होनी चाहिए जिससे अंडा और बीज आपस में मिल सके। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो एक रीजन है। दूसरा, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। आपकी शादी के 10 साल से ऊपर हो गए, आपकी डॉक्टर कहते हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपका अंडा अच्छा है, आपके हस्बैंड का सीमेन अच्छा है, आपकी ट्यूब खुली है, फिर भी आपको बच्चा नहीं हो रहा है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। इसके साथ एज और ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एज क्रॉस कर रही है, 35, 36, 37 हो रहे हैं आप, या आपकी ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी 10 साल 12 साल इस तरह से हो गई है, तो अब अगर आपके ऊपर कोई भी और टेक्निक काम नहीं कर रही है, या आपकी लेट मैरिज हुई है, आपने 1-1.5 साल नॉर्मल तरीकों से ट्राई कर लिया, तो आप आइडियल कैंडिडेट हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चा पैदा करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया है और अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश आपकी एज 45 या उसके ऊपर हो गई है और आपके पास बच्चा नहीं है और आप बच्चा चाहते हैं, तो आपको oocyte डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें भी आपको आईवीएफ कराना पड़ता है। अगर किसी कारण से आपके यूट्रस में कोई बीमारी हो गई जिससे गर्भ आपके अंदर रख के पाला नहीं जा सकता है और आपको सरोगेसी की ज़रूरत है, ऐसे में भी आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत होती है। तो ये थे वो कारण जिनके लिए आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा पीसीओडी के वो पेशेंट जो नॉर्मल दवाओं से आईवाई से प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें अंडाशय के अंदर और पूरे यूट्रस ट्यूब हर जगह वो बीमारी फैल जाती है, जो कि oocyte की क्वालिटी खराब करती है, स्पर्म को ख़त्म कर देती है, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है, तो आपको आईवीएफ कराने की ज़रूरत होती है। आईवीएफ का प्रोसीजर जब आपके डॉक्टर आपको स्टार्ट करते हैं, उसके पहले आपके साथ वो बैठते हैं, आपकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, आपके अंदर कोई लॉन्ग टर्म इलनेस जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या इस तरह की कोई बीमारी, थायराइड वगैरह आपको बीमारी तो नहीं है, आपके या आपके हस्बैंड में या इस तरह की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, आपकी फैमिली में कोई और बीमार, कोई खानदानी बीमारी या जेनेटिक इलनेस तो नहीं है जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक डिजीज़, इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। इनकी हम हिस्ट्री लेते हैं। फिर आपका हार्मोनल वर्कअप करते हैं। जब कभी भी हमको आईवीएफ शुरू करना होता है, जैसा मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस करती हूँ कि ये काम 1-2 महीना पहले हम लोग शुरू करते हैं।
पहले आपकी एक नेचुरल साइकिल मॉनिटरिंग करके आपके एंडोमेट्रियम कैसी बढ़ रही है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, आपके अंडों की ग्रोथ कैसी हो रही है, टोटल नंबर ऑफ अंडे कितने हैं, जो हम डे 2 या डे 3 का ट्रांसवेजाइनल स्पेशल स्कैन होता है उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं जो इंजेक्शन लगाने पे ऊपर आएंगे और जिनसे हम आईवीएफ की प्रक्रिया कर पाएंगे। हार्मोन से हम आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जांच करते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन से। बाकी एफएसएच आपका हार्मोन होता है, वो बताता है कि हमारा कैसा क्वालिटी रहेगा, कितना टाइम है हमारे पास। थायराइड एंड प्रोलैक्टिन से हम रूल आउट करते हैं कि आपके अंदर थायराइड हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं है, प्रोलैक्टिन की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं है। इन दोनों चीज़ों की हम जानकारी लेते हैं और उसके साथ साथ आपका फिजिकल फिटनेस का चेकअप करते हैं कि आप जो है इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चा करने के लिए फिजिकली फिट हैं, आपका लिवर ठीक है, आपका किडनी ठीक है, आपका हार्ट ठीक है, लंग्स ठीक है, आप किसी ऐसी दवाई पे तो नहीं है जो दवा खाते हुए आगे चल के प्रेगनेंसी में बच्चे को नुकसान कर सकती है। जैसे बहुत सारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं जिनको दौरे आते हैं, उनको मिर्गी के दौरे आते हैं, जो दवाएं चलती हैं उनमें से बहुत सारी दवाएं बच्चे के लिए नुकसानदायक होती हैं। कुछ लोग के हार्ट का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ रहता है और उसके बाद उनके खून को पतला रखने के लिए एंटीकोआगुलेंट मेडिकेशन चलता है, वॉरफेरिन उसमें एक दवा है जिस दवाई से बच्चे में कॉन्जेनाइटल एनोमलीज या उनके में विकलांगता होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह कुछ लोग मुहासे का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, उसमें आइसोट्रेटिनोइन नाम की विटामिन दवा चलती है जो भी बच्चे के लिए नुकसानदायक होती है। तो एक बार जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो ये सारे फैक्टर्स, अगर आप स्मोक करते हैं तो हम आपको सलाह देते हैं स्मोकिंग बिल्कुल बंद करने के लिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि कम कीजिए, तो जिससे कि ये सारी चीज़ें सही हो जाएं। फिर उस 2 महीने में हम आपको कुछ विटामिन्स मिनरल्स देते हैं, आपके खाने में हेल्दी डाइट करने को कहते हैं, कुछ हेल्दी रेगुलर एक्सरसाइजेस करने को कहते हैं। जब ये सब कुछ फिट हो जाता है, हम जान चुके होते हैं कि अब हमको आईवीएफ के लिए जाना है, तो पीरियड के सेकंड डे हम आपको बुलाते हैं। उस दिन आपकी हम फिर से एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं जिसमें देखते हैं पिछले महीने का कोई अंडा बड़ा होकर के पड़ा तो नहीं है, कोई कॉर्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन के बाद तो नहीं पड़ा हुआ है, या कोई नई चीज़ तो सामने नहीं आ गई है इस बीच में। और सेकंड चीज़, कुछ लोग हार्मोन्स चेक कराते हैं, एलएच हार्मोन, एस्ट्रेडियोल हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और इन सब का लेवल एलएच को आपका 5 के नीचे होना चाहिए, एस्ट्रेडियोल 50 के नीचे, और आपका प्रोजेस्टेरॉन 1.5 के नीचे अगर रहती हैं ये सारी वैल्यूज़, तब टाइम आता है आपको इंजेक्शंस लगाने के लिए। तो आईवीएफ में इंजेक्शंस 2 तरह से लगते हैं। यूजुअली जो मैं जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करती हूँ, और मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल वो ज़्यादा सेफ है, यूज़र फ्रेंडली है, वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसको एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें हम डे 2 या डे 3 ऑफ मेंसेस से आपको रोज एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसके लिए स्पेशल सिरिंज आती है, वो इंजेक्शंस बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी है बनाने की। उस इंजेक्शन में पेन्स आते हैं और उससे हम आपको पेट में उस इंजेक्शन को लगाने की सलाह देते हैं, जो प्रैक्टिकली पेनफुल होते हैं। और वो हम डोज डिसाइड करते हैं आपका सेकेंड डे की आपकी दोनों ओवरीज में नंबर ऑफ फॉलिकल्स या एग्स पे और आपके AMH की वैल्यू पे। और वो डोज मोस्ट लाइकली हम 5 दिन तक आपको चलाते हैं वो इंजेक्शंस रोज। उन इंजेक्शंस को नागा नहीं करना होता है, उसका एक टाइम फिक्स कर लेना होता है कि उसी के आसपास आपको उसे लगाना है। छठे दिन आपको क्लिनिक में बुलाया जाता है, आपको रिपोर्ट करना होता है, अपने डॉक्टर से मिलना होता है, वहाँ पे एक स्कैनिंग होती है फिर से ट्रांसवेजाइनल, और हम देखते हैं कि अंदर अंडों का सिलेक्शन, जैसे नॉर्मल साइकिल में पहले 5 दिन में कभी दाईं ओवरी से कभी बाईं ओवरी से एक अंडा सिलेक्ट होता है, वही सुपर सिलेक्शन हम करा रहे हैं डोज बढ़ा करके उन हार्मोन्स की। आपकी ओवरी से हमारा एम है 8 से 15 अंडे बनाना, तो हम हाई डोज में आपको वो इंजेक्शंस दे करके देखते हैं कि क्या वो रिक्रूटमेंट हो गया कि नहीं। वो रिक्रूटमेंट जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, आपकी एज
आपके एंट्रल फॉलिकुलर काउंट और AMH के अकॉर्डिंगली अगर वो वैसा चल रहा है तो हम सेम डोज पे इंजेक्शन रखते हैं। अगर उसमें हमें लगता है कि रिस्पॉन्स कम है तो हम आपका डोज बढ़ा सकते हैं। अगर हमको रिस्पॉन्स ज़्यादा लगता है तो हम डोज को डिक्रीज करते हैं, उसका एक अपना तरीका होता है। इस छठे दिन अधिकतर लोग एक दूसरा इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं जो भी वो भी पेट में लगता है, जिसको एंटागोनिस्ट इंजेक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एम होता है जब हम ये अंडे बाहर से इंजेक्शन दे के बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जितने सिग्नल ब्रेन से मिल रहे हैं ओवरी को वो सारे सिग्नल ब्लॉक हो जाएं, जिससे कि एक तो डोज डबल ना हो जाए और वो इरेटिक रिस्पॉन्स ना होने लग जाए कि ब्रेन अपनी तरफ से सिग्नल दे रहा है, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, बेचारा अंडा कंफ्यूज हो गया कि उसको किधर जाना है। तो इसलिए उस ब्रेन के सिग्नल को रोकने के लिए जिस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, जो LH सर्ज को रोकता है, ओव्यूलेशन को रोकता है। यूजुअली ये जो आपको इंजेक्शन लगते हैं, आज से ये एंटागोनिस्ट छठे दिन से जुड़ गया और ये जो गोनाडोट्रोपिन था लगभग 10 से 11 दिन इंजेक्शन लगते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हम आपका रिस्पॉन्स देखते हैं कि आपके अंडे की ग्रोथ, इन दोनों ओवरीज में फॉलिकल्स की ग्रोथ कैसी हो रही है और ये यहाँ पे आपका एंडोमेट्रियम कैसा बन रहा है। लगभग 10वें और 11वें इंजेक्शन के बीच या 9वें से 11वें इंजेक्शन के बीच जब ये जो अंडे हमने सिलेक्ट किए थे फॉलिकल्स, इनमें से 3 अगर 18 मिलीमीटर के ऊपर के हो जाते हैं तो, या एक हम ईस्ट्राडियोल हार्मोन लेवल की वैल्यू लेते रहते हैं, वो हमने छठे दिन भी ली थी, आज फिर ले रहे हैं। अगर वो लेवल भी आपका 300-500 से ऊपर हो जाता है, हमको लगता है सब कुछ ठीक है, पर फॉलिकल 100 से 300 पिकोग्राम अगर ईस्ट्राडियोल का वैल्यू हो जाए या 3 अंडे 18 मिलीमीटर के ऊपर के हो जाते हैं तो उस दिन हम एक फाइनल इंजेक्शन देते हैं जिसको हम ट्रिगर कहते हैं, जिसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको मिस नहीं किया जा सकता है, उसको बहुत प्रॉपरली लगाना होता है। उसी के ऊपर आपके अंडों की मैच्योरिटी डिपेंडेंट है, उसी के ऊपर अंदर से कितने अंडे मिलेंगे, कैसा होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो अक्सर क्लिनिक्स में वो इंजेक्शन ट्रिगर का क्लिनिक में किसी नर्स, फर्टिलिटी नर्स के सामने लगाया जाता है और उस इंजेक्शन के 34 से 36 घंटे के बाद आपको बुलाया जाता है, यूजुअली एम्प्टी स्टमक, जिस दिन आपके अंडों को निकालने का दिन होता है, बिग डे, जिस दिन हम आपके बॉडी से उन अंडों को आपको हल्की बेहोशी या नींद की दवाई दे करके अल्ट्रासाउंड द्वारा, जैसे ये वेजाइना है तो यहाँ से एक नीडल जाती है, यहाँ ओवरी तक पहुंचती है, उस ओवरी और उस नीडल द्वारा हम सक्शन पंप लगा के सारे अंडों को सक आउट कर लेते हैं और उसको फिर हम पेट्री डिश में रख देते हैं, जो काम एम्ब्रियोलॉजिस्ट का होता है। उस दिन आपके हस्बैंड का सीमेन लिया जाता है और इन अंडों को आपके हस्बैंड के सीमेन को वॉश करके बेस्ट क्वालिटी के जो स्पर्म्स होते हैं उनके साथ मिला करके आगे फर्टिलाइजेशन के लिए एक मशीन में रख दिया जाता है। आपके अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 2-3 घंटे आपको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत होती है। जब आप अच्छे से होश में आ जाते हैं, एक बार यूरिन पास कर लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उस दिन से कुछ दवाएं आपको शुरू होती हैं और आपका प्रिपरेशन किया जाता है फाइनल चीज़ के लिए, जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है। ये जो फर्टिलाइजेशन के लिए डिश में अंडे और स्पर्म को हमने रखा, इसको हम 24 घंटे पे चेक करते हैं और अगर वो फर्टिलाइजेशन हुआ होता है फिर उसको हम ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं और 3 या 5 या 2 या 3 या 5 दिन के एज के एम्ब्रियो को हम फिर आपको दोबारा बुलाते हैं, या तो डे 2, डे 3 या डे 5 को। डे 5 के एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। वो बेस्ट पोटेंशियल रखता है सर्वाइवल और इम्प्लांटेशन का, क्योंकि उसने पूरी चीज़ों से इतने दिन लड़ाई कर ली है। तो हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं आपकी बॉडी में। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको किसी तरह की बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है, आपको खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको रिलैक्स होना है और अपना यूरिनरी ब्लैडर
या पेशाब की थैली में पेशाब भर के रखना है, जिससे कि हम यूट्रस को ठीक से देख सकें और फिर हम एक स्पेशल एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर के थ्रू उसको आपके एम्ब्रियोज को 1 या 2 आपकी एज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कहीं पे ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में। ये ध्यान रखते हैं कि ये जो फंडस है यूट्रस का टॉप रूफ, यहाँ से लगभग 1.5 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए ये ट्रांसफर। और इस ट्रांसफर के बाद आपको हम 15 मिनट लिटाते हैं और उसके बाद से आप वहाँ से उठती हैं और आपको कुछ भी कर सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं, चल सकती हैं, कोई बेड रेस्ट उसके बाद नहीं होता है। फिर डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है। उस प्रिस्क्रिप्शन में 14 दिन के लिए कुछ हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडियोल जैसी और कुछ विटामिन सब दवाएं होती हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन अगर रही हुई है आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में तो उसको फर्दर स्टॉप करने के लिए कुछ मेडिकेशंस होते हैं। वो मेडिकेशंस 14 दिन चलते हैं। 14 दिन के बाद आपका फाइनल प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपकी बच्चेदानी ने उस गर्भ को स्वीकार किया कि नहीं किया। और वही उसको हम ब्लड टेस्ट द्वारा कहते हैं, उसको बीटा एससीजी एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो टेस्ट हम करते हैं। और उसकी वैल्यू अगर आपके शरीर में 10 के ऊपर आती है तो आपको बायोकेमिकली प्रेग्नेंट माना जाता है। कोई भी वैल्यू 100 के ऊपर होती है तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जिससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन देखती है, आपका स्कैन होता है, देखा जाता है कि बच्चा यूट्रस में ही है। एक स्कैन यूजुअली हम लोग 1 वीक आफ्टर बीटा एससीजी या 10 डेज करते हैं, जब हमें पता चलता है ये प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है, सिंगल है कि डबल है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये थी पूरी आईवीएफ की प्रक्रिया। आईवीएफ की इस पूरी प्रक्रिया में आपको किसी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, आपको बहुत ज़्यादा किसी तरह का परहेज नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए हम मना करते हैं इस पूरे प्रोसीजर में, जिससे कि आप बार बार आप इन्फेक्शन होने का चांस ना हो। बाहर की चीज़ें खाने को अवॉइड करते हैं। इस कोविड टाइम में हम आपको मना करते हैं अपने को अनड्यू एक्सपोजर से, और उसके साथ साथ आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाना एंड रेगुलर एक्सरसाइज करना। याद रखिए, आईवीएफ प्रोसीजर के दौरान जब आप गुजर रहे हैं, ये टाइम नहीं है वेट लॉस करने का। वेट लॉस आपका प्री ऑप्टिमाइजेशन में पहले आप कर चुके हैं। अभी आपको खुश रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, अच्छी नींद लेना है, अच्छा डाइट लेना है और एक्सरसाइज करते रहना है, और एक पॉजिटिविटी बना के रखना है, एक ट्रस्ट बना के रखना है, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। इस पूरी आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, डॉक्टर मैं आईवीएफ कितनी बार करा सकती हूँ, तो मैं बहुत बार हंस के कहती हूँ कि आपकी जैसी रीच हो उस हिसाब से करा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि मैंने देखा है पर्सनली लोगों को 12 या 13 आईवीएफ तक जाते हुए उनकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन 3-4 आईवीएफ आप आराम से अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह से और अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली करा सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आपकी बॉडी पे कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। इन गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस को लगाते हुए आप ऐसे ही प्रेगनेंसी के लिए बहुत स्ट्रेस में हैं तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थोड़ा बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, जिससे पेशेंट कहता है मैडम मैं इंजेक्शन लगा करके मोटी हो रही हूँ। कुछ पेशेंट जो हाइपर रिस्पॉन्डर होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के पेशेंट होते हैं, इन इंजेक्शन से उनकी बॉडी में ज़्यादा अंडे बनते हैं, तो उन पेशेंट्स के को एक ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, जिसमें उनके पेट में पानी आ जाता है, कभी कभी फेफड़े में पानी आ जाता है, उनकी सांस फूलने लगती है। हमारा एम हर तरह से इस ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम को बचाना होता है, जिसके लिए पीसीओडी और हाइपर रिस्पॉन्डर पेशेंट्स को जो ट्रिगर का इंजेक्शन होता है वो एससीजी इंजेक्शन ना दे करके एक ल्यूपिरॉन नाम का ट्रिगर होता है, हम वो देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में ना जाए। कभी कभी ये इंजेक्शन अगर ठीक से नहीं लगता है, पूरा इंजेक्शन बॉडी में नहीं पहुंचता है सीजी का या ल्यूपरॉन का, तो वो फॉलिकल्स को मैच्योर होके एग रिलीज करने के लिए तैयार नहीं करता है। तो जब हम पिकअप करके वो अंडे बाहर लाते हैं
तो उन फॉलिकल्स में कुछ भी नहीं मिलता है, जिसको हम एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम कहते हैं। वो अधिकतर इंजेक्शंस की गड़बड़ी से होता है, या आपने अपना कोई गोनाडोट्रोपिन मिस कर दिया, आपने अपना कोई एंटागनिस्ट इंजेक्शन मिस कर दिया। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में लीड कर सकती हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कॉस्ट क्या होती है आईवीएफ साइकिल की। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 60,000 से लेकर के 5 लाख तक की आईवीएफ साइकिल्स होती हैं। नॉर्मली आपको 1.5 से 2 लाख में ठीक ठाक से एक आईवीएफ साइकिल निकल जाती है। अगर हम आईवीएफ साइकिल की कॉस्ट बताते हैं तो कुछ क्लिनिक्स लैब प्रोसीजर की कॉस्ट अलग और मेडिकेशंस और इंजेक्शन की कॉस्ट अलग बताती हैं, और कुछ क्लिनिक्स एक कंबाइंड पैकेज देती हैं। हाँ, एक चीज़ और रह गई, दूसरी तरह से आईवीएफ करने का एक तरीका और था, जिसमें आपको प्रीवियस एमसी के 21 डेज से आपके पेट में एक इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं, जिसको डाउन रेगुलेटेड प्रोटोकॉल या लॉन्ग प्रोटोकॉल कहते हैं। और 21th डे ऑफ प्रीवियस साइकिल से इंजेक्शन पेट में लगता है। फिर आपको पीरियड आते हैं, पीरियड के सेकेंड डे आपका हार्मोन एस्ट्राडियोल एलएच चेक किया जाता है। अगर वो 5 और 50 से नीचे होता है, आपके अल्ट्रासाउंड टीवीएस में आपकी एंडोमेट्रियम थिन होती है, तो उस दिन से गोनाडोट्रोपिन शुरू किया जाता है, और वो जो इंजेक्शन डे 21 ऑफ पीछे वाली साइकिल से लग रहा था, उसकी डोज को हाफ करके ये कंटिन्यू रहते हैं इंजेक्शन ट्रिगर के दिन तक। वो लॉन्ग प्रोटोकॉल था, और जो कॉमनली आजकल किया जा रहा है, वैसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लॉन्ग प्रोटोकॉल किया जा रहा है, लेकिन पेशेंट की सेफ्टी और यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से हम लोग ज़्यादा एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जिसमें वो इंजेक्शन आपका अनसर्टेनिटी रोकने के लिए डे 6 से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। वो बहुत सारे नामों से मिलता है। तो ये थी पूरी आईवीएफ की प्रक्रिया। ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम रोकने के लिए हम एक चीज़ और करते हैं, जिसको सेगमेंटल आईवीएफ कहते हैं, जिसमें हम आपकी जिस महीने में अंडे निकालते हैं, उस महीने में गर्भ बना करके उसको फ्रीज करके रख देते हैं, और अगले महीने में जब आपको पीरियड आ जाता है, तो आपकी हम बच्चेदानी की झिल्ली को फॉलो करते हैं, और अगर वो अच्छे से तैयार हो जाती है तो नेचुरल साइकिल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम आपको एक इंजेक्शन लगा करके आपके ब्रेन की एक्टिविटी को यूट्रस पे होने वाली डाउन रेगुलेट करके आपको दवाओं द्वारा यूट्रस की झिल्ली बना करके, और तब आपके अंदर हम गर्भ को ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग आईवीएफ का टोटल टाइम 1.5 से 2 महीना हो जाता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट साइड इफ़ेक्ट फ्री होता है, और इसके रिजल्ट्स बेटर है, क्योंकि इसमें हमारे पास मिट्टी और गर्भ दोनों को अलग अलग तैयार करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और ये जो गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट इस झिल्ली पे होते हैं, उस साइड इफ़ेक्ट से वो झिल्ली बच जाती है, तो उसका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल बढ़िया हो जाता है। तो ये था पूरा आईवीएफ प्रोसीजर, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपके टेस्ट होते हैं, कैसे आपको 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं, फिर आपके अंडे हल्की बेहोशी में निकाले जाते हैं, फिर आपका ट्रांसफ़र पूरे होशो हवास में आपके अंदर किया जाता है, और फिर 14 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं कि आपको सफलता मिली कि नहीं मिली। किसी आइडियल आईवीएफ साइकिल में अगर आपकी उम्र 35 से नीचे है और आपके सिर्फ ट्यूब ब्लॉक हैं, उसके लिए आपका आईवीएफ हो रहा है, तो सक्सेस रेट 45% से 50% के बीच है क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट, और जो बच्चा ले जाने की रेट है लाइव बर्थ रेट, वो 25 से 30% है। आपकी उम्र जैसे ही 35 क्रॉस करती है, ये सक्सेस रेट 5 से 10% घटती जाती है हर 2 से 3 साल में, और 42 साल आते आते 44 साल आते आते ये ज़ीरो हो जाती है, 40 से 42 साल के करीब ये लेस देन 5% रह जाती है। तो याद रखिए कि अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपकी उम्र भाग रही है, नॉर्मल तरीके आप पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बेटर है कि आप समय से आईवीएफ कराने की डिसीजन ले लें। और कभी कभी उसमें एक और भी अच्छाई होती है कि अगर आपके अंदर 2 गर्भ 3 गर्भ से ज़्यादा बन जाते हैं, तो उन गर्भ को हम फ्रीज करके रख सकते हैं, और अगर इससे प्रेगनेंसी हो गई तो वो गर्भ आपको नेक्स्ट के लिए जरूर मिल सकता है, और नहीं तो अगर ये साइकिल किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई,
तो आपको नेक्स्ट साइकिल बिना ज़्यादा इंजेक्शन लगाए एक और भी मिल सकती है। तो ये थी पूरी आईवीएफ की प्रक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, आप समझ पाए होंगे कि आईवीएफ क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।